चलिए, तो आज जो है अब ये यूनिट 3 जो है उसका जो एक नया टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसको पढ़ेंगे। क्या दिक्कत है? मिल गया? जस्ट जो अपन आयनन ऊर्जा पढ़े थे उसके जस्ट बाद वाला टॉपिक है ये। आयनन ऊर्जा के जस्ट बाद मेरे में अगर नवबोध देख रहे हो तो 240 पेज नंबर पे दिया हुआ है और प्रबोध है तो 367। बुक मत देखो अभी, मेरे जो मैं बोल रही उसको समझो ध्यान से। बुक में सब दिया, आराम से बैठ के पढ़ना। देखिए, सबसे पहले समझेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब क्या होगा। यहाँ पर कोई एक परमाणु है, सपोज मैं यहाँ पर ले ली क्लोरीन। कौन सा, किस तत्व का है, किस आवर्त सारणी में किस समूह का तत्व है मालूम है आपको? ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, किस समूह का ये नाम क्या है? हैलोजन समूह। वेरी गुड। मतलब ये क्लोरीन जो है 17 समूह, 17 नंबर वाले ग्रुप जो है या समूह जो है उसका तत्व है, ठीक है। और इसमें अपन देखेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लाइन से आते हैं 17 नंबर वाले समूह, ठीक है। हमको पढ़ना है क्या है आज? हमको पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, इसकी परिभाषा जाननी है और इसको प्रभावित करने वाले कारक को जानना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है बेटा? कोई भी यदि परमाणु है, यदि वो किसी दूसरे तत्व के परमाणु के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, मतलब एक परमाणु जो है विलगित परमाणु या कोई एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को यदि वो ग्रहण करता है, समझ में आ रहा है क्या प्रोसेस हो रहा है? कोई परमाणु यदि किसी दूसरे की क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो उस ग्रहण करने की प्रोसेस में वो ऊर्जा को क्या करता है? मुक्त करता है। ऊर्जा रिलीज करता है या ऊर्जा को मुक्त करता है। और ये जो ऊर्जा मुक्त होती है या जो पूरी प्रोसेस है जिसमें कोई परमाणु किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ग्रहण करने के बाद क्या होगी, कुछ अमाउंट में ऊर्जा को वो मुक्त करेगा, ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब आप बताइए, यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उसमें कौन सा आवेश आएगा? ऋणावेश आएगा। समझ में आया? मतलब अपन को मालूम है कि फ्लोरीन ऋणावेशित होता है। कब होगा? जब ये फ्लोरीन क्या करेगा, किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। और जब वो किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उस केस में ऊर्जा क्या होगी? मुक्त होगी। ये देखो मैंने लगाया कि परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। समझ में आया? याद रहेगा? तो आपके बुक में जो परिभाषा दी है एज इट इज वही परिभाषा पढ़ लेते हैं अपन। कि यहाँ दिया हुआ कि परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऊर्जा मुक्त होती है, ये क्लियर है, ठीक है। अब इसमें और दिया हुआ है कि एक विलगित या गैसीय परमाणु के अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराने पर, प्रविष्ट मतलब एंटर कराने पर, मतलब कोई एक परमाणु अपने में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या प्रविष्ट कराने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे उस परमाणु की क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी भी बोलते हैं। ये जो ऊर्जा मुक्त हो रही है ना उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। तो जितनी ऊर्जा निकलती है, कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण करता है और इस प्रोसेस में जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। समझ में आया कि कहीं डाउट लग रहा है? क्लियर है ना? तो ये सिंपल सी परिभाषा है। और ये 17 समूह का मैंने नाम इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो इसी समूह में होती है। मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये क्या करते हैं? वो बड़ी आसानी से किसी दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? इतनी बस समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका सिंपल। हमने पढ़ा अभी तक क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। समझ में आया? नहीं आ रहा? आ गया समझ में कि नहीं आया? हल्का नहीं चाहिए, भारी चाहिए। भारी मतलब पूरा समझ में आना चाहिए। दो ही चीज तो समझाई, इलेक्ट्रॉन बंधुता
माने इलेक्ट्रॉन बांधना। इलेक्ट्रॉन बांधना मतलब जो मेरी चीज होगी तो उसको बांधने की जरूरत ही नहीं है, दूसरे की चीज को बटोर रहा है यहाँ पर, मतलब परमाणु जो है वो किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ग्रहण कर एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया। तो कोई यदि परमाणु किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है या अपने बातम कोष में रख रहा है तो वो कहलाएगी इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब इस काम के लिए वो परमाणु क्या करता है, ऊर्जा मुक्त करता है। तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या अपने कक्षक में प्रविष्ट कराएगा तो उस केस में जितनी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी उसे ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बंधुता नहीं, वो एंथैल्पी वाला टर्म जो मैंने बताया था। क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली प्रोसेस में जितनी ऊर्जा मुक्त होती है किसी परमाणु के द्वारा वही इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहलाती है। क्लियर है। अब उसके बाद जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसमें कौन सा आवेश आता है, ऋणावेश आता है। ये भी लिखना है। देखो जितनी बातें मैं आपको बता रही हूँ वो सारी बातें आपको 1 बाय 1 अपने नोट्स में भी लिखना है और दिमाग में भी लिखना है, और जब एग्जाम में आएगा तो वहां पर भी सारे आंसर लिखना है। ठीक है। वैसे ही ऑलरेडी आपकी बुक में इतना सारा कंटेंट है तो मैं छांट के ही पढ़ा रही हूँ, और आप स्किप मत करिएगा और छोड़िएगा मत। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में, दोनों की परिभाषा विथ एग्जांपल आपको लिखना है। अब उसके बाद बेटा यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या बोलेंगे, जो ऊर्जा होती है ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, उसका मान ऑलवेज क्या होता है, ऋणात्मक होगा। याद रहेगा, इसका मान क्या होगा, ऑलवेज ऋणात्मक रहेगा। और साथ में आपको यहाँ पर एक और चीज जानना है कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नापते हैं या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता की यूनिट, यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे कोई लंबाई है उसको सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में नापते हैं, वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता को भी अपन किस में नापते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता को इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके अलावा और भी यूनिट्स हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी नापते हैं, जूल प्रति मोल से भी नापते हैं, किलो कैलोरी प्रति मोल से भी नापते हैं, बट आप एक ही यूनिट याद रखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर आपको मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अलावा भी और भी यूनिट्स हैं, बट उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने आंसर में आप लिखिएगा। क्लियर है, आ गया समझ में। तो ये हो गया इसके बारे में। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ पर कारक, क्या क्या कारक होंगे इलेक्ट्रॉन, लास्ट टाइम अपन जो कारक पढ़े थे ना उसको यदि आपको समझ में, कल की क्लास में जितने हम कारक पढ़े थे यदि वो समझ में आ गया होगा तो आज के कारक भी आपको आसानी से समझ में आएंगे, क्योंकि वो उसका उल्टा है। कल जो हम पढ़े थे आयनन ऊर्जा में हम क्या कर रहे थे, वहां पर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा रहा था, कोई एक परमाणु अपने बातम कोष से एक इलेक्ट्रॉन दान दे रहा था या दे रहा था, मुक्त कर रहा था इलेक्ट्रॉन को। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है, तो उल्टा प्रोसेस हुआ। कल हम क्या कर रहे थे, दे रहे थे, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को दान दे रहा था, और आज इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रोसेस है, उल्टा है ना। तो अब यहाँ पर आकर्षण की अगर बात करूं, फिर से आ जाओ वही कहानी, मैंने बोला बार बार वही स्टोरी होगी। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार की बात करोगे पहले, फिर आकर्षण की बात करोगे, आकर्षण पर क्या फर्क पड़ेगा, आकर्षण कम होगा। ठीक है, तो आकर्षण कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर पाओगे क्या, कर लोगे, कैसे होगा, आकर्षण ही कम है तो आकार छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन को तेजी से आकर्षित करेगा ना भाई। परमाणु का आकार छोटा रहेगा तो त्रिज्या का मान कम रहेगा, त्रिज्या का मान कम रहेगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को भी तेजी से आकर्षित करके भी रखेगा, और साथ में दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको भी तेजी से आकर्षित करेगा। नहीं समझ में आया, हाँ हाँ, निकालने में कठिनाई लगेगा, बिल्कुल सही। बांध के रख रहा है, आकर्षण ज्यादा है तो अपने इलेक्ट्रॉन को तो बांध के रख रहा है, साथ में दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर पाएगा।
और जबकि यहाँ की बात करें तो यहाँ पर त्रिज्या का मान ज्यादा है, त्रिज्या का मान ज्यादा है, तो नाभिक और बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन उसके बीच आकर्षण कम होगा, इसकी तुलना में तो कम ही रहेगा। तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा और ग्रहण करना क्या होगा, मुश्किल, क्योंकि आकर्षण कम है इसका। आया समझ में? तो ये आकार का फंडा बिल्कुल दिमाग में अच्छे से बैठा के रखिए, क्योंकि वर्ग आवर्त में क्या हो रहा है, बस आपको यहाँ पर ये देखना है कि ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है, और जब आवर्त की बात करेंगे तो यहाँ पर आकार क्या होता है, धीरे धीरे घटता है। आया समझ में? तो ये वाला जो है जो कॉन्सेप्ट है उसको आप अच्छे समझो, बार बार कंफ्यूज क्यों होते हो, कंफ्यूज मत हो, एक दिन आराम से कुछ नहीं पढ़ना है, आज आपको यही समझना है, ऐसे ही सोच के 15 मिनट आराम से बैठ जाओ, दिमाग को पहले से प्रिपेयर कर दो कि मुझे आज ये कॉन्सेप्ट, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, आज मैं इसको क्लियर करूंगा ही। तो अपने मन से पढ़ना बोल रहे हैं ना, अपने मन से पढ़ने का असर ही कुछ अलग होता है। जैसे कोई चीज को आप अपने मन से करोगे ना, उसमें दो चीजें इंक्लूड होती है, एक तो आपका जो हमने पढ़ाया वो तो है आपका दिमाग में थोड़ा बहुत, लेकिन जब आप अपने मन से पढ़ोगे ना तो वहां पर इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो जल्दी समझ में आता है। इसलिए घर में पढ़ना अति आवश्यक होता है। कोई आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उसमें से रोज स्कूल तो आ रहे हैं लेकिन फिर भी फेल हो जा रहे हैं, फिर भी फेल होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? उसके पीछे कारण यही है, रोज स्कूल बस आने से काम नहीं होगा, यहाँ रोज स्कूल भी आना पड़ेगा, यहाँ भी ढंग से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बातों को जो हम समझा रहे हैं, और उसके साथ यदि अच्छा रिजल्ट चाहिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो घर में जाके भी पढ़िए, सेम टॉपिक को घर में जाके फिर से पढ़ो, तब आपको सही अर्थ समझ में आएगा और याद भी रहेगा पॉइंट। आप बस यहाँ आके मेरे लेक्चर को सुन लेंगे भाषण जैसा और चुपचाप आए और घर जाके बैग पट के खत्म, फिर नेक्स्ट डे बैग उठा के ले आए, ऐसे प्रोसेस से सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि आप रोज स्कूल आ रहे हो बस, पर आप गेन नहीं कर पाओगे प्रॉपर। अब आप एकदम 8वीं के बच्चा तो हो नहीं कि घर वाले तुमको बोले आओ बैठो पढ़ो, 11वीं पहुंच गए हो, आप अपने मन से पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट तो अपने मन से चुने हो ना आप लोग साइंस को, तो साइंस चुनने का मतलब ही ये होता है कि पढ़ाई में इंटरेस्ट, सबको मालूम है कि हाँ 11th में पढ़ना पड़ेगा, साइंस में पढ़ना पड़ेगा ना। तो अभी सिंपल एक काम है जो मैंने बताया है, वही चीज को घर में जाकर एक बार पढ़ लो, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो इसमें नाभिकीय आवेश की मैंने बात बताई, तो सिंपल ध्यान रखना है, अगर आकार छोटा तो आवेश ज्यादा, अगर आकार बड़ा तो आवेश कम, याद रहेगा। अच्छा ले लो बेटा उसको, वहां से अम्ब्रेला ले लो। हाँ, तो क्या देखा अपन ने, आवेश की बात करे थे, तो नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा, छोटे वाले आकार में क्या होगा, नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा, छोटा आकार यदि रहेगा तो नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा, ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है। और परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होगी, अगर आकार छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, है ना, तेजी से वो अपने इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण करेगा, ठीक है। और इस कारण से मुक्त होने वाली ऊर्जा का मान भी ज्यादा होगा, मतलब यदि कोई परमाणु तेजी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो अधिक मात्रा में ऊर्जा भी वो मुक्त करेगा, जितनी तेजी से आकर्षित कर रहा है उतनी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त करेगा, ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट। और अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान क्या होगा, यहाँ पर ऋणात्मक होगा। पहले ही मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, बताया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान क्या होता है, ऋणात्मक होगा। और जो जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसकी जो यहाँ पर एंथैल्पी का मान है वो और ज्यादा ऋणात्मक होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो तेजी से आकर्षित कर रहा है, मतलब छोटा आकार वाला जो परमाणु है, उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान बहुत अधिक ऋणात्मक होगा। क्लियर है, समझ में आया? देखो एक एक लाइन को जो मैं बता रही हूँ उसको क्लियर समझते जाओगे ना तो नेक्स्ट लाइन समझ में आएगी, नहीं तो फिर गोल गोल घूम जाओगे आप, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक ये वाली लाइन क्लियर हो गई। देन नेक्स्ट देखेंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
कल भी पढ़े थे अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला पॉइंट, पढ़े थे ना कि नहीं पढ़े थे? आप बोलो तो सही भाई, ऐसा लगता है कि मैं खाली क्लास में पढ़ा रही हूँ। पढ़े थे अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहला हमने ये नाभिकीय आवेश की बात कर ली, और दूसरा बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटे, किस प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। कौन कौन सा? अपन दो प्रकार के नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के प्रकार ना बोलकर हम यहाँ पर जिस टाइप की बात करने वाले हैं, तो उसमें स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका किसका होता है बताओ? किसका होता है? हाफ फिल्ड, आधा भरा इलेक्ट्रॉन और पूरा भरा इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होता है? हाफ फिल्ड की फुल फिल्ड? फुल फिल्ड का। देखो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोनों का बोल रहे हैं, किसका? आधा भरा और पूरा भरा वाला जो है ना। तो लेकिन सबसे ज्यादा जो स्थायी होता है वो क्या होता है? फुल फिल्ड। फुल फिल्ड मतलब जो अक्रिय गैस समूह जो होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होता है बेटा? ज्यादा स्थायी होता है। उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा रहता है? ज्यादा स्थायी रहता है फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स का। और हाफ फिल्ड की तुलना करें तो दोनों का रहता है, पर दोनों की कंपैरिजन करने पर फुल फिल्ड पूरा भरा मतलब अक्रिय गैस समूह, जैसे कि अपन क्या पढ़ेंगे? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, लास्ट 18 समूह। तो वहां पर उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ज्यादा स्थायी होगा। अब इसका मतलब क्या है? आपको पता है बेटा कि जो अक्रिय गैस समूह है या जिसको जीरो ग्रुप बोलते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, तो इसमें क्या होता है? इनके अष्टक क्या होते हैं? इनके अष्टक पूर्ण होते हैं। तो आपको अब यहाँ पर ये देखना है, हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता, माने कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, पर इनके केस में क्या होता है? नहीं, इनके केस में तो न्यूट्रल है, अक्रिय है। और इनका पहली बात, इनके अष्टक में, इनके कोश में इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए जगह ही नहीं है। आया समझ में? तो यहाँ पर स्पेशल केस ये बनता है, सबसे पहले आपको अक्रिय गैस के बारे में पूछेगा तो आपको यहाँ पर बताना है इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन। और इस पॉइंट पे अपन ये देख रहे हैं कि ऐसे कक्षक जो स्थायी है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी वाले में फुल फिल्ड, तो फुल फिल्ड में कौन सा आएगा? जीरो समूह। और जीरो समूह की अगर हम प्रवृत्ति देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी परमाणु का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने पर, स्थायी मतलब आधा भरा और पूरा भरा की बात कर रहे हैं, तो वह क्या करता है? परमाणु एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा कि नहीं रखेगा? पहले ये बताओ। पूरा तो भरा है ना भाई, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई आपके पेट में जगह नहीं है, आपने ठूस ठूस के खाना खा लिया है, मतलब ठूस ठूस के अंदर से जितना खाना था उतना खाना खा लिया है। अब आपको कोई बोले और खाओ, तो क्या करोगे आप? नहीं खाओ। अगर नॉर्मल है, जगह ही नहीं रहेगा, सेम वही बात है, जगह नहीं रहेगा। तो यहाँ पर वही सिचुएशन है कि जीरो ग्रुप या अक्रिय गैस जो समूह है उसका अष्टक पूरा भरा हुआ है, उसको और अधिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता है? और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़ता है, तो इनके पास तो जगह ही नहीं है, ऑलरेडी पूरा फुल फिल्ड है, भरा हुआ कक्षक है। तो वही बोल रहे हैं कि जो अक्रिय गैस समूह होते हैं उसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता या प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान यहाँ पर क्या होगा? धनात्मक होगा। कुछ समझ में आया? नॉर्मल केस में यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान क्या होगा बेटा? ऋणात्मक होगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब जैसे मैंने बताया, जो भूखा होगा वो चुपचाप खाना खा लेगा, खाना आएगा तो, ठीक है। अब जो पेट भरा होगा जिसके पास, तो उसको खाना क्या करना पड़ेगा? जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा, प्रेशराइज देके, मार के, पीट के या प्रेशर से। तो इसीलिए जो अक्रिय गैस जो समूह है उनमें इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋणात्मक ना होकर क्या होगा? धनात्मक रहेगा।
क्योंकि यहाँ पर पूरा भरा कक्षक है, हमको फोर्सफुली और यहाँ पर ऊर्जा मुक्त नहीं होगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी, जबरदस्ती हमको एनर्जी लगाना पड़ेगा, खा खा खा, ऐसा खा इन द सेंस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए अपने को प्रेशराइज करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास जगह नहीं है। तो इसीलिए जीरो समूह के जो गैसेस होती हैं या ऐसा तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा फील्ड भरा होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है या पूरा भरा कक्षक होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋणात्मक ना होकर क्या होगा, धनात्मक होगा। समझ में आया कि डाउट लग रहा है? समझ में आ गया ना? नॉर्मल केस ऋणात्मक रहेगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान, लेकिन ये स्पेशल कंडीशन है कि जबरदस्ती हमको उसको इलेक्ट्रॉन अगर दे रहे हैं तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ रहा है, तो इसलिए वहां पर एंथैल्पी का मान ऋणात्मक ना होकर धनात्मक होगा। क्लियर? समझ में आया? जितना चीजें पढ़ा रही हूँ ना मैं आपको, जितना डिटेल से बता रही हूँ, ये सारी चीजें वापस 12th में काम आएंगी आपके, और उस समय ये डिटेल पढ़ने का वहां समय नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर कुछ और चीजें पढ़ोगे आप, और ये बातें आपको याद रहेंगी तो नेक्स्ट बातें आपको और अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के बारे में मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब यहाँ पर समूह में ऊपर से नीचे जाने पर मैंने ऑलरेडी एक बार बताया था कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखो, बहुत सारी बातें इस टॉपिक में ना मिक्सअप होती हैं, माने बहुत सारे टॉपिक एक साथ आपको समझ में आते हैं और समझना रहता है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया। अब आवर्त और वर्ग की बात कर लेते हैं। आवर्त और वर्ग मतलब ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, आकार बढ़ेगा, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की एंथैल्पी के मान में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा वो देखेंगे। तो दिया हुआ है किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? सोच के बोलो, 2 सेकंड ब्रेक लो। ऊपर से नीचे आने पर आकार पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? सिंपल सी बात है, आकर्षण क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आकर्षण अगर ज्यादा होता तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इलेक्ट्रॉन वैसे ही ग्रहण हो जाते, पर यहाँ पर आकर्षण का मान कम हो रहा है। तो इसी कारण से क्या होगा, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान घटेगा, क्योंकि आकर्षण घट रहा है। आए समझ में? आकर्षण घटने के कारण समूह में आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान घटेगा। अब उल्टा कर लो, आवर्त में क्या होगा, फिर आवर्त में मान बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर आकार धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। सिर्फ आकार नहीं बताएंगे, आप आकर्षण की भी कहानी वहां बताना पड़ेगा, क्योंकि मेन जो गेम है वो आकर्षण का है ना। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? क्लियर है? तो यहाँ पर बताओगे, एक को अगर ध्यान से समझ लिया ना तो जस्ट उसका उल्टा हो जा रहा है आवर्त में, तो वो भी समझ में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बताना है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान घटता है, अर्थात ऋणात्मक एंथैल्पी का मान क्या होता है, घटता, मतलब मान का वैल्यू घट जाती है। ठीक है, अब क्यों होता है ऐसा, इसका कारण क्या है, आकर्षण का है ही कारण। साथ में मैंने एक और कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि ऊपर से नीचे आने पर क्या क्या चेंजेस होते हैं। त्रिज्या का मान, अगर आर का मान बोले तो त्रिज्या का मान बढ़ता है, और क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का मान, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, गुड। और क्या होता है, तीसरा आकार बढ़ता है, त्रिज्या बढ़ती है तो आकार भी बढ़ेगा, ठीक है, गुड। और क्या बताया था, आकर्षण का मान कम होगा, गुड। आकर्षण की बात कर लेते हैं। ये कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें अपन एक साथ बहुत सारी चीजों कॉन्सेप्ट क्लियर होती है। चलिए, आकर्षण का मान भी बढ़ेगा, और सॉरी हाँ, आकर्षण का मान कम होगा, यस, गुड, ध्यान दे रहे हो आप, मतलब मैं कुछ भी बोलूं तो आप राइट नहीं बोल रहे, गुड। चलिए, तो आकर्षण का मान घटेगा, और
और क्या एक इंपॉर्टेंट चीज, ये आकार क्यों बढ़ रहा है, आकार क्यों बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा, कोषों की संख्या, जैसे इलेक्ट्रॉन बोलोगे ना तुरंत वहां पर कोष लगाना, क्यों, जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो हमको कोषों की संख्या भी बढ़ेगी। ये वाले केस में आकार बढ़ रहा है तो यहाँ पर कोषों की संख्या मतलब n, नंबर ऑफ n जो है, जो अपन KLMN लिखते हैं ना, तो ये कोषों की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। मुख्य क्वांटम संख्या मतलब, है ना, पढ़े हैं ना अपन। तो ये तो आपको ऐसा ही पढ़ना है यहाँ पर कि आकार बढ़ने के पीछे कारण पूरा दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि क्यों, किस कारण से आकर्षण घटा है, आकार बढ़ा है, त्रिज्या का मान भी बढ़ा है, पूरा लाइन से। बस कुछ नहीं, 15 मिनट बस आप ध्यान से इसको पढ़ के दिमाग में सेट कर लो ना, तो ऑलवेज के लिए, हमेशा के लिए वो दिमाग में फिक्स हो जाएगा। आपका दिमाग जो है ना बिल्कुल आपकी बात मानता है। मैं कितना भी चिल्ला लो बेटा कॉपी कंप्लीट कर लो, बेटा कॉपी कंप्लीट कर लो, तो आप कॉपी कंप्लीट कब तक नहीं करोगे, जब तक आपका दिमाग ना बोलो, जब तक मेरा हाथ ना चले। डंडा भी, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। जब मैं प्रेशर अप्लाई करूंगी तब करोगे आप, और दूसरा आपका मन खुद भी बोलेगा। तो ये समानुपाती है, मतलब मैं पिटू तो तुम्हारा दिमाग चलेगा। अब दो सिचुएशन, मैं प्रेशर डालू तो तुम काम करोगे कि तुम अपने दिमाग से खुद काम करोगे। अब 11th पहुंच गए हो, आई थिंक मेरे प्रेशर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, और जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल लगाया जाएगा प्रेशर, फिकर नॉट, ठीक है। तो मैंने ये बताया, जितना टॉपिक बताया, इलेक्ट्रॉन बनता किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को किससे नापते हैं, इसका मान धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, अक्रिय गैस समूह, अक्रिय गैस समूह में इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है, और ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता में ऊर्जा बाहर निकलती है कि लगती है, निकलती है। नॉर्मल केस में बाहर निकलती है, लेकिन जब पूरा अष्टक भरा रहेगा उस केस में ऊर्जा लगेगी। समझ में आया? तो ये पूरी स्टोरी को घर में जाके एकदम आराम से बैठ के पढ़ लेना और कॉपी में नोट्स बना लेना, और ऑलवेज के लिए दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो, सेट कर लो, क्योंकि ये 12th में ही पूरा काम आएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे।